The Stationery Shop of Tehran, Chapter 6, 1953, घायल आकाश। क्योंकि लगभग गर्मी का मौसम आ चुका था, क्योंकि झाड़ियों और पेड़ पहले से ही हरे भरे थे, क्योंकि गोधूली बेला थी और वे 17 वर्ष के थे और हवा चमेली की खुशबू से भरी हुई थी। बुलेवार्ड पर उनकी वह सैर रोया के दिल पर आने वाले वर्षों तक अपनी छाप छोड़ देगी। इससे पहले वे लाले हजार स्ट्रीट पर स्थित सिनेमा मेट्रोपोल गए थे। लाल रंग के गोलाकार सोफे, जगमगाते झूमर, हर कोई अपने सबसे ग्लैमरस कपड़ों में, क्लार्क गैबल और सोफिया लॉरेन की तस्वीरों से सजी भव्य लॉबी, सिगरेट पीते लोग, टोपी पहने महिलाओं के हाथों में छोटे छोटे कॉफी कप। पूरे माहौल का बेजोड़ रोमांस देखकर रोया को लगा जैसे वह खुद किसी फिल्म में हो। और फिर बालकनी की सीढ़ियों पर चढ़कर बहमन के साथ मैरून मखमली कुर्सियों पर बैठकर विटोरियो डी सिका द्वारा निर्देशित इतालवी फिल्म द बाइसिकल थीफ देखना। फिल्म शुरू होते ही बहमन ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे उसका काम बहुत पसंद है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचती हो। बहमन का मुंह उसके कान के इतने करीब था कि रोया कुछ नहीं बोल पाई। उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। इस लड़के के साथ उसकी दुनिया में बहुत कुछ नया और आकर्षक था। फिल्म खत्म होने के बाद वे सिनेमा मेट्रोपोल की चकाचौंध भरी लॉबी से निकलकर एक ऐसी खूबसूरत ग्रीष्म संध्या में प्रवेश कर गए जिसे देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आसमान बैंगन के रंग का था और बादल चोट के निशान जैसे रंग के थे। रोया ने सड़क पर चलते हुए कहा, यह कहानी ईरान के इस समय में जो कुछ हो रहा है उससे बहुत हद तक मिलती जुलती है। गरीब लोग बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन वे फंसे हुए हैं। हमारे नेताओं को उनकी मदद करनी चाहिए। फिल्म में अब आदमी को बस एक साइकिल चाहिए थी ताकि वह काम पर जा सके, बस इतना ही। मैं सहमत हूँ। हमारे लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं, अपनी सामाजिक स्थिति और अपने भाग्य के जाल में फंसे हुए हैं। बहमन ने जोश से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन हम यह बदल सकते हैं लोकतंत्र के साथ। हम सही रास्ते पर हैं। जारी का कहना है कि यह सोचना अवास्तविक है कि हम कभी भी संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर पाएंगे। उसका कहना है कि अंग्रेजों का इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। रोया ने कहा। बहमन ने कहा, राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी आपकी बहन के विचार अच्छे और सशक्त हैं। रोया हंस पड़ी। अब मुझे बस उसे यकीन दिलाना है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। बहमन ने कहा। जारी की बातों पर ध्यान मत दो, रोया ने कहा। वो थोड़ी ड्रामेटिक है, बस इतना ही। हाई स्कूल के आखिरी दिनों में रोया ने बहमन को अपने दोस्तों के लिए स्कूल के बाद आयोजित होने वाली नियमित पार्टियों में बुलाना शुरू कर दिया था। कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, बस कटे हुए फल, थोड़ी हंसी मजाक और बातचीत। और बहमन वहाँ अकेला लड़का नहीं होता था। वहाँ और भी लोग थे, दोस्त और चचेरे भाई बहन जो उनके समूह का हिस्सा थे। जैसा कि जारी उनके दोस्तों के समूह को नाम देती थी, बहमन का परिचय ममन और बाबा से हो चुका था और यह सोचकर उसे बहुत अच्छा लगता था कि वह उसके घर में उसके दोस्तों के साथ बस एक आम सदस्य की तरह बातें कर रहा है। बहमन अचानक रुक गया और चुप हो गया। क्या गलत? मैं जानना चाहता था। वह घबराया हुआ लग रहा था। काफी समय से मैं पूछना चाहता था, रोया। उसका नाम उसका नाम लेते ही उसकी आवाज लड़खड़ा गई, जैसे किसी 13 साल के बच्चे की आवाज। फुटपाथ के बीचों बीच से उसने धीरे से उसे एक झाड़ी के पास खींच लिया, जो इतनी बड़ी थी कि उसकी हरियाली और फूल बाहर निकलकर एक कोना बना रहे थे।
अचानक खिलते हुए चमेली की मनमोहक और भरपूर खुशबू चारों ओर फैल गई। उसने उसकी तरफ देखा और वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह वहां खड़ा होकर कितना कमजोर लग रहा था। उसने उसे अपनी बात पूरी करने नहीं दी। कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। वह कोई खेल नहीं खेलती थी। चमेली की खुशबू के बीच उसने उसे चूमा। ऐसा लगा कि वह किसी ऐसी जगह पहुंच गई हो जहां उसे हमेशा होना चाहिए था। यह एक अलग दुनिया, कोमल और अविश्वसनीय रूप से मोहक। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से उनकी थी, लेकिन जहां जाने की हिम्मत उसने कभी नहीं की थी। उसका स्पर्श उसकी बाहों में लिपटी हुई, उसका शरीर उसके शरीर से सटा हुआ और चुंबन जारी रहने पर उसे असीम अनुभूति हुई। जब वह अंततः पीछे हटी, तो वह लाल हो उठा, भाव विभोर हो गया। मुझे लगता है कि इसका जवाब हाँ है, वह गिरते-गिरते बचा। हाँ, ऐसा ही है। अधिकार की उसकी नई अनुभूति मुक्तिदायक और आश्चर्यजनक थी। उस क्षण तक उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास उस पर कितनी शक्ति है। मैं तुम्हारे माता-पिता के पास ज़रूर जाऊँगा। उसने मान लिया था कि पहले भी किसी ने उसे चूमा होगा, लेकिन फिर शायद उसने कभी नहीं चूमा हो। उसने तो इससे पहले कभी भी नहीं चूमा था। फिर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कितना स्वाभाविक लग रहा था, मानो वह हमेशा से ही ऐसा करता आ रहा हो। अगर तुम्हारे माता-पिता मुझे अनुमति दे दें, तो हम गर्मियों के अंत तक शादी कर सकते हैं। मैं बस तुम्हारे और करीब आना चाहता हूँ। मैं इससे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। बस हमारी दुनिया एक हो जाए। यह नियति उसके माथे पर अदृश्य रूप से लिखी हुई थी। शुरू से अंत तक स्याही ही स्याही थी। उसने हाँ कह दी। किस बात के लिए? चुंबन के लिए? शादी के लिए? उसका दिल जोर से धड़क रहा था और फिर वह उसके करीब आया और उसे चूम लिया। पहली बार जो तीव्र और चौंकाने वाला था, वह अब इतना कोमल हो गया कि झाड़ी के फूल भी उससे अपने सुंदर परागकोशों में, अपनी नन्ही पारदर्शी पंखुड़ियों में समा सकते थे। वह उसमें विलीन हो गई। शादी से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वे यहाँ थे। हे भगवान! अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करती, लेकिन रोया को परवाह नहीं थी। वह उसे वहीं खा जाना चाहती थी। अगर वे जीवन भर ऐसा करते रहे, तो भी यह कभी काफ़ी नहीं होगा। तुम्हें उसकी आवाज़ पसंद है? तुमने कहा था कि तुम इस व्यक्ति के लिए सिर्फ इसलिए शादी करोगी क्योंकि उसकी आवाज़ फटती है। मुझे उसकी हर बात पसंद है, रोया ने कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस रात कमरे की बत्तियां बुझाने के बाद जारी और रोया फुसफुसाते हुए लेटी थी। रोया उस शाम हर पल को एक बार बार याद कर रही थी। बहमन की आवाज़ कैसे कांप उठी थी जब उसने उससे पूछा था। झाड़ियों के पास किया गया चुंबन, सब कुछ। उसने कुछ बातें जारी को बताई थी, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। तो उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। और यह कितना प्यारा था कि आप ऐसे व्यक्ति से शादी करने का विचार कर रही हैं, जो किसी भी दिन उसके सक्रियतावादी कार्यों के लिए जेल में हो सकता है, जिसके माता-पिता से आप मुश्किल से ही मिली हैं। हर बात को लेकर इतना आइडियल रवैया मत अपनाओ जारी। वह इस देश के लिए भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है और एक बहुत ही नेक काम में योगदान दे रहा है। यह प्रशंसनीय है। और उसकी माँ, आपने बताया था कि जब आप उससे पहली बार मिली थी, तो वह आपके साथ बदतमीजी से पेश आई थी। वह बिल्कुल भी असभ्य नहीं थी। बहमन ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह थोड़ी बीमार हैं। वह ठीक हो जाएंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुमने हाँ कह दी। देखो जारी, प्यार में होने को समझाना मुश्किल है। जब तुम जानते हो कि यह सही है, आपको बस पता होता है, इससे बचा नहीं जा सकता। यह ऐसा है जैसे आपके सिर पर
कोई पेड़ गिर गया हो, बहुत ही आनंददायक लग रहा हो। मेरा मतलब है, इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। ज़िंदगी ऐसी ही होती है। बहमन मेरा नसीब है। हम साथ मिलकर उस रात और हर बार जब रोया और बहमन साथ होते थे, उनके बीच जो कोमल बंधन बंध गया था, उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि अपनी बहन को भी इसका वर्णन करना उसे तुच्छ समझना जैसा लग रहा था। शुभ रात्रि बहन, जारी ने आह भरी। खत्म हो गई। रोया उसके बगल में सिमट गई। इस बात से खुश थी कि उसकी बातचीत समाप्त हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, जारी ने कहा और अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब बहमन उसके माता पिता से अनुमति लेने आया तो सब घबराए हुए थे। हालांकि वह बसंत के अंत और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में कुछ बार आ चुका था, लेकिन हमेशा तब जब उसके दूसरे दोस्त भी वहां मौजूद होते थे। इस बार वह अकेला आया था। परंपरा के अनुसार जब कोई लड़की से शादी का प्रस्ताव रखता है तो लड़के के माता पिता को उसके साथ आना चाहिए, लेकिन बहमन ने उन्हें बताया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनके पिता को उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ा है, इसलिए उसे अकेले आना पड़ा। दोस्तों के साथ उन छोटी मोटी मुलाकातों में जब बहमन प्रधानमंत्री की नीतियों के प्रति अपने जुनून के बारे में बातें करता था तो बाबा जैसे भड़क उठते थे। राजनीति में दोनों की राय एक जैसी थी, जिससे बहमन बाबा की नज़रों में हमेशा के लिए अच्छा बन गया था और यह एक बड़ा फायदा था। लेकिन उनकी बेटी की शादी के लिए औपचारिक अनुमति मांगना, यह एक अलग बात थी और वे सब यह जानते थे। रोया इतनी घबराई हुई थी कि बाबा, मनन और बहमन को चाय परोसते समय उससे चाय गिर गई। बहमन उसके माता पिता के सामने बैठा था। बैठक में बैठा बहमन अपने होंठ चबा रहा था और पैर घसीट रहा था। रोया को उस पर दया आ रही थी, उसकी मदद करना चाहती थी। वह सब कुछ बेहद असामान्य था। उसके माता पिता के बिना वहां उसका होना स्थिति को और कठिन बना रहा था। उन्हें वहां होना चाहिए था, रिवाज के अनुसार। चाय परोसने के बाद रोया कमरे के बाहर चली गई ताकि बहमन उसके माता पिता से उसकी अनुपस्थिति में बातें कर सके, लेकिन उसने दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और तुरंत जारी के पास चली गई, जो बैठक के बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों ने दरवाजों की दरार से अंदर देखा। बहमन जान, हमारे घर में आपका स्वागत है, बाबा ने बड़े ही औपचारिक ढंग से कहा। क्या आप चाय के साथ नोगल लेंगे? दरवाजे की दरार से रोया ने देखा कि मनन बादाम की मिठाई से भरी एक चांदी का कटोरा पकड़े हुए है। हे खानोम, काय हानि, आपके हाथों में कभी दर्द ना हो। धन्यवाद। बहमन ने अतिशयोक्तिपूर्ण, विनम्रतापूर्ण बातचीत के लिए सामान्य फारसी तारुफ अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया और कर्तव्य निष्ठा से नूगल ग्रहण किया। कुछ और औपचारिक बातें हुई। बाबा ने मौसम की तारीफ की। मनन ने फलों के बारे में कुछ कहा। क्या उन्हें पसंद आएंगे? कृपया ये प्लेट ले लीजिए, खीरे तो एकदम ताज़े हैं। बहमन मना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर सन्नाटा छा गया। रोया ने अपनी सांस रोक ली और जरी अपना अंगूठा चबाने लगी। बहमन को खांसी आई। जैसा कि आप जानते हैं, आगा और खानोम, कायहानी, पिछले 7 महीनों से, पिछली सर्दियों से ही मुझे आपकी बेटी को जानने का सौभाग्य मिला है। इसने मुझे बेहद खुशनसीब और सौभाग्यशाली बना दिया है। जारी ने अपनी हंसी को दबा लिया। मनन और बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। बहमन ने बोलना जारी रखा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जान लें कि मैंने हाई स्कूल में बहुत मेहनत की है और सौभाग्य से मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और स्नातक हो रहा हूँ। खैर, तुम्हारे जैसे हाई स्कूल से या तो पेशेवर वर्ग में जगह पक्की करने जैसा है, बाबा ने कहा। धन्यवाद। हाँ, लेकिन बहमन ने अपना गला साफ किया।
मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं शरद ऋतु में एक प्रगतिशील मोसादेक समर्थक अखबार में कार्य करना शुरू करना चाहता हूँ। जारी ने अपने माथे पर हथेली से मारा। मामन असहज होकर हिली। रोया जानती थी कि किसी राजनीतिक अखबार में काम करना उसके भावी दामाद के लिए उसकी कल्पना में नहीं था। रोया ने अपनी सांस रोक ली, मानो उनकी सांस छोड़ने की आवाज सब कुछ बर्बाद कर देगी। यह अस्थायी होगा, जब तक देश में हालात कुछ सामान्य नहीं हो जाते। हमें जो करना है, करना होगा। नेशनल फ्रंट की मदद करनी होगी। अखबार में मेरे दोस्त हैं, बहमन ने आगे कहा। यह एक अच्छी शुरुआत होगी। मुझे उम्मीद है कि आप जानती हैं कि मैं आपकी बेटी के प्रति समर्पित हूँ और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि हम एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन साथ बिताएं। सब कुछ। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके साथ जीवन शुरू करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरे माता-पिता आज यहाँ नहीं आ सके। मुझे पता है कि उन्हें यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं रिश्ता आगे बढ़ा सका, तो मैं उन्हें ज़रूर लाऊंगा। अगर मुझे आपकी बेटी को अपना बनाने का अवसर मिले, तो क्या इस समय तुम्हारे सिर पर कोई पेड़ गिर रहा है? जारी ने फुसफुसाते हुए पूछा। रोया का मन कर रहा था कि वह दौड़कर लिविंग रूम में जाए और बहमन के बगल में बैठ जाए। उसने इस भाषण का कितना अभ्यास किया होगा, वह इस समय कितना घबराया हुआ होगा। वह जानती थी कि मम्मा को उसकी लगातार राजनीतिक सक्रियता पसंद नहीं आएगी, लेकिन बहमन के आकर्षण से मोहित हुए बिना रहना मुश्किल था। उसकी सांसों में हवा भर लेने की इच्छा से, उसकी आधी खुशी और आशावाद को हम सब में समाहित करने की कामना से। यकीनन मम्मा और बाबा को यह पसंद आएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आगा कहानी, खानोम कहानी, वह यह है कि मैं आपसे आपकी बेटी से विवाह करने की अनुमति मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, बहमन ने अंत में कहा। मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, बाबा की आवाज़ गूंज उठी। हाँ, बिल्कुल। रोया ने एक लंबी गहरी सांस ली। जारी चुपचाप खड़ी रही। मनन ने अपनी उंगलियों से अपनी आंखें पोंछी और दोनों का जीवन सुखमय और दीर्घ हो। उन्होंने कहा। जब बहमन ने बाबा का हाथ बार बार ऊपर नीचे हिलाया, तो मनन मुस्कुराई और रोया राहत और घबराहट के मिले जुले भाव से दरवाजे पर झुक गई। उसके माता पिता ने सहमति दे दी थी। अब उसके माता पिता को आकर उसके माता पिता से औपचारिक रूप से मिलना था। कुछ दिनों के बाद रोया ने बहमन के साथ कैफे घानादी में गुलाबी गद्देदार कुर्सियों पर बैठकर कड़क कॉफी पी। अचानक उसे ऐसा अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। राजनीतिक विरोधियों की तलाश में निकले गुंडों के ख्याल से उसका शरीर कांप उठा। उसने डरते हुए कैफे में चारों ओर देखा, लेकिन वहां लाठी के लिए कोई आदमी नहीं था। तभी उसकी नजर कुछ मेजों से दूर बैठी एक लंबी युवती पर पड़ी। उसने हरे रंग के पंखों वाली टोपी पहन रखी थी, जिसमें एक बड़ा सा पिन लगा था। वह युवती सीधे उसकी ओर घूर रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी, सांवली त्वचा, बड़ी-बड़ी काली आंखें और गहरे लाल रंग के होंठ और टोपी के नीचे लहराते हुए बाल। रोया को उसके ऊपरी होंठ का ऊपर का हिस्सा एक तिल भी दिखाई दे रहा था, बिल्कुल किसी फिल्मी सितारे की तरह। वह युवती घृणा से भरी नजरों से रोया को घूरती रही। बहमन, रोया ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी मत देखो, लेकिन उस मेज पर बैठी यह महिला हमें लगातार घूर रही है। कौन? बहमन ने पलट कर देखा। अभी मत देखो, रोया ने धीमी से आवाज में बुदबुदाई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहमन ने उस औरत को देख लिया था। फिर वह रोया की ओर मुड़ा और उसका चेहरा और कान लाल हो गए। वह घूरती रहती है ना? अरे ये तो बस, बहमन ने कहा, चिंता मत करो। आप उसे जानते हैं? ये साहला है। कौन? उसने आह भरी। मेरी माँ सोचती है कि वही मेरी नियत है। रोया कुछ बोल नहीं सकी। वह मेज की ओर झुका
और उसका हाथ पकड़ लिया। ज़रूरी यह है कि मैं क्या सोचता हूँ, हम क्या सोचते हैं, उसने तुरंत कहा। मैं अरेंज्ड मैरिज जैसी पुरानी बकवास चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तुम यह जानती हो। रोया के सिर में दर्द हो रहा था। तुमने उसका ज़िक्र तक नहीं किया। तुमने मुझे यह बताया तक नहीं कि तुम्हारे लिए किसी और को चुना गया है। देखो, मेरी माँ बाकी माताओं की तरह मेरे लिए एक लड़की सोच रही थी। उन्होंने कुछ समय पहले सालहा को चुना था। यकीन मानो, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा होने वाला नहीं है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे जानना अच्छा लगता। खैर, क्योंकि देखो, रोया मेरी माँ को कुछ समस्याएं हैं। कभी-कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। तुमने शायद गौर किया हो, रोया को पहली मुलाकात बहमन के माता-पिता से वसंत ऋतु में हुई थी, जब वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और स्कूल के बाद वे कुछ दोस्तों के साथ बहमन के घर गए थे। बहमन के पिता दयालु और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी माँ रोया को डरा देती थी। श्रीमती असलान से पहली बार मिलने पर, उसके बाद हर बार, ऐसा लगता था कि उनका सिर से पैर तक मूल्यांकन किया जा रहा हो। श्रीमती असलान की उपस्थिति में बोलने पर रोया असहज और बचकानी महसूस करती थी। यह स्पष्ट था कि बहमन की माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी। वे उनकी सगाई के खिलाफ थी, लेकिन अंत में शांत और विनम्र स्वभाव के बहमन के पिता की ही बात मानी गई, क्योंकि वे एक पुरुष थे। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। रोया ने अपना कॉफी का कप एक तरफ ढकेल दिया और उठ खड़ी हुई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। उन्होंने तुम्हारे लिए किसी और को सोच रखा था। इतनी जरूरी बात तुमने मुझे कैसे नहीं बताई? क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? इस शहर में, जहाँ हम एक छात्र एक जैसे लोग रहते हैं, जब तुम्हारे स्कूल के लड़के मेरे स्कूल की लड़कियों से डेट करते हैं, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? प्लीज़ रोया, मुझे उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ के हर चीज़ के बारे में अपने विचार हैं। वे संघर्ष कर रही हैं। रोया फिर से बैठ गई, क्योंकि वह टोपी वाली लड़की को बहमन से झगड़ा करते हुए देखकर संतुष्टि नहीं देना चाहती थी। वह जाना चाहती थी, पर जा नहीं सकी। बहमन पर बहुत गुस्सा होने के बावजूद वह उसकी तरफ से अपनी इज्जत बचाए रखने की कोशिश कर रही थी। यह सामाजिक शिष्टाचार, औपचारिकता और महिलाओं की अपेक्षित अच्छे व्यवहार का जाल था, जो अक्सर उसे घुटन महसूस कराता था। लेकिन उसके पास इसे सहने और अपना रास्ता खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इतना तो वह जानती थी, चिंता मत करो, मेरी माँ मान जाएगी। उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए थोड़ा सा समय दो। भला वो तुम्हारी अच्छाइयाँ क्यों नहीं देख पाएंगी? वो बाकी दुनिया देखती हैं। प्लीज़, उसे लगता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। यह तो बिल्कुल असंभव है, इसलिए वह गलत है। देखो, यह उसकी घबराहट है। मेरी माँ अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू नहीं रख पाती। उनके भी बुरे दिन आते हैं, लेकिन वह ठीक हो जाएंगी। तुम देखोगे। बेशक और भी दावेदार रहे होंगे। श्रीमती असलान ने बहमन के लिए दूसरी लड़कियों के बारे में भी सोचा होगा। श्री फखरी की दुकान में किताबों की अलमारियों के बीच और अंधेरे, बदबूदार कोनों में ऐसा लगता था कि बहमन सिर्फ उन्हीं का है। सफ़ेद कमीज और खाकी पैंट पहने वह लड़का शायद ही कभी दोस्तों के साथ ऐसा होता था। उनकी बातचीत, निजी चुटकुले, कैफे घान आदि की सैर एक अलग ही दुनिया में सिमटी हुई लगती थी, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से सक्रिय था। इसलिए उन्हें पहले तो लगता था कि उनके दोस्तों का दायरा प्रधानमंत्री मोसादेक के प्रति जुनूनी, विद्वान राष्ट्रवादियों से भरा हुआ है। जब उसने बहमन के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में सोचा था, तो उसने कल्पना की थी कि वह कैफे में बुद्धिमान नौजवानों के साथ एस्प्रेसो पीते हुए
राजनीतिक बहस से करता होगा, लेकिन जहांगीर का करीबी दोस्त था और वह उसे पहले ही देख चुकी थी कि जहांगीर बहुत ही संभ्रांत लोगों के बीच उठता बैठता था। वह बेहतरीन पार्टियां देने के लिए मशहूर था। बहमन भी उन सभी चीज़ों का हिस्सा था जिनके बारे में वह जान रही थी। बेशक उसके लिए और भी महिलाएं होंगी जो उसे चाहती होंगी। वह आगे झुका और उसके गाल पर चुंबन किया। उसके मुंह में जली हुई कॉफी की गंध आ रही थी। साहला नाम की लड़की ने इसे जरूर महसूस किया होगा। सबके सामने कैफे में बहमन ने उसे ऐसे गले लगाया मानो वे दुनिया में अकेले हों, मानो उनके पास छिपने के लिए कुछ और ना हो। रोया ने उसका चेहरा दूर ढकेल देना चाहा, लेकिन उसके बजाय उसने चुंबन होने दिया। भगवान के लिए उनकी सगाई हो चुकी थी। उनका भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। किसी माँ की पूर्व निर्धारित योजनाएं उन्हें रोक सकती थी। रोया ने अपनी आंखों के कोनों से देखा कि सालहा नाम की लड़की उठी और मेजों को धक्का देते हुए तेजी से बाहर निकल गई। थैंक यू।